फ्रॉम मिशन सक्सेस क्लासेस। आप सभी का हमारे मिशन सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। आज का जो वीडियो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बना है आपके पिछले क्लास के वीडियो से जुड़ा हुआ है, पिछले क्लास के वीडियो से अटैच है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था फिजिक्स का मोशन पार्ट 2, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिजिक्स का मोशन पार्ट 3। हमने पिछले क्लास में आपको न्यूटन्स लॉ के बारे में बताया था। अब न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड है फोर्स, ठीक है, उससे ही रिलेटेड है संवेग, उससे रिलेटेड है आवेग। तो आज हम आपको आज के क्लास में बताने जाएंगे संवेग, आवेग और फोर्स के बारे में, और टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में भी आज आपको हम बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। परंतु उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी एसीएफ या व्यापम या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, खासकर एसीएफ और रेलवे की, जो एसीएफ और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वे खासकर हमारे वीडियोस को अंत तक जरूर देखें, और हमारे समस्त साइंस के जितने भी वीडियोस बन रहे हैं सभी को दिल से देखते जाएं और अंत तक देखें। फायदा आपको मैं बता रहा हूं कि आपको जो हम लोग यहाँ बता रहे हैं साइंस का पार्ट, अलग अलग जगह से हम लोग क्या कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, वहां से हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और सभी जगह से जानकारी इकट्ठा करने के बाद ये वीडियो बना रहे हैं। किसी भी एक जगह से उठाकर हम नहीं बना रहे हैं। इससे बाहर से और क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। जितना हम बता रहे हैं उतना में से ही क्वेश्चन आएगा। इसीलिए जो एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं खासकर उनको मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे वीडियोस को अंत तक जरूर देखें। चलिए तो शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे आज की क्लास को संवेग के साथ में। पहला टॉपिक है संवेग। व्हाट इज संवेग? संवेग क्या है? यदि संवेग के बारे में पूछे कि संवेग क्या है तो हम संवेग को कैसे परिभाषित करें। संवेग क्या होता है कि किसी भी वस्तु के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसको संवेग कहते हैं? किसी भी वस्तु के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इस प्रकार से संवेग बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणित वेग। चूंकि संवेग को पी से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं? पी से, और द्रव्यमान को एम से, जबकि वेग को वी से। इसीलिए हम पी बराबर एम इंटू वी इज इक्वल टू एम वी क्या लिख सकते हैं? पी बराबर एम वी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो संवेग है वह एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका एसआई मात्रक होता है, ठीक है। दूसरा टॉपिक में बात करें, दूसरा टॉपिक क्या है? आवेग। आवेग क्या होता है? तो किसी वस्तु पर यदि हम कुछ समय के लिए बल लगाएं, क्या करें? किसी वस्तु पर कुछ समय के लिए बल लगाएं तो बल लगाने के पश्चात क्या करना पड़ता है? हमें बल और उस समय अंतराल को आपस में गुणा करना पड़ता है, ठीक है। किसी वस्तु पर कुछ समय के लिए यदि हम बल लगाएं तो बल और समय अंतराल को आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने के फलस्वरूप हमें आवेग प्राप्त होगा। इस प्रकार आवेग की परिभाषा के साथ ही आवेग का सूत्र क्या हो जाएगा? आवेग बराबर बल गुणित समय अंतराल। क्या होगा? आवेग बराबर बल गुणित समय अंतराल। यह हो गया आवेग की परिभाषा से इसका सूत्र। अब हम बात करें संवेग संरक्षण के नियम की, तो संवेग संरक्षण के नियम के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है कि संवेग संरक्षण के नियम को हम आपको एकदम इजी वे में एक लाइन में बता देते हैं। एकदम इजी वे में आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक वस्तु का संवेग जितना होता है दूसरे वस्तु का संवेग भी उतना ही होता है, ठीक है। एक वस्तु का संवेग जितना होता है दूसरे वस्तु का संवेग भी उतना होता है, परंतु यह विपरीत दिशा में होता है। कहाँ होता है? विपरीत दिशा में होता है। अर्थात पहले वस्तु का संवेग दूसरे वस्तु के संवेग के बराबर किंतु विपरीत दिशा में होता है। अगर पहला वस्तु पॉजिटिव वे में है तो दूसरा वस्तु का संवेग नेगेटिव वे में होगा। इस प्रकार से हमें क्या जानकारी मिलती है संवेग संरक्षण के नियम से कि ये केवल न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से ही काम नहीं चलेगा और ना ही न्यूटन्स के थर्ड लॉ से ही काम चलेगा, बल्कि इन दोनों का संयोजन, अर्थात न्यूटन्स के सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ का संयोजन ही संवेग संरक्षण का नियम बनता है। यह जानकारी हमें प्राप्त होती है संवेग संरक्षण के नियम से। अगर हम इसको एग्जांपल के साथ आपको बताएं तो एकदम इजी एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहेंगे, जैसे राकेट नोदन का सिद्धांत इसी के फलस्वरूप है, ठीक है। इसके अलावा आप मान लीजिए कोई वस्तु पृथ्वी पर आ रही है, बाहर से ऊपर से पृथ्वी पर गिर रही है, पृथ्वी की ओर जा रही है, ठीक है। तो पृथ्वी पर जब कोई वस्तु जाती है, पृथ्वी की ओर जाती है, तो जब पृथ्वी की ओर जाती है कोई वस्तु, पृथ्वी की तरफ जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि उस पर वेग उत्पन्न होता है। अब चूंकि वो ऊपर से आ रहा है तो उस पर कुछ ना कुछ वेग लगेगा, तो जो वेग उत्पन्न होता है उसके फलस्वरूप संवेग उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि संवेग इज इक्वल टू वेग इंटू द्रव्यमान होता है। संवेग इज इक्वल टू वेग इंटू द्रव्यमान होता है, इसीलिए जब वेग उत्पन्न हो रहा है इसीलिए संवेग भी उत्पन्न होगा। अब संवेग उत्पन्न हो रहा है और इधर से क्या कर रहा है? पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। कौन से लॉ के तहत? गुरुत्वाकर्षण बल के तहत कर रहा है, ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो क्या कर रहा है? वस्तु को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है और वो ज्यादा संवेग से क्या कर रहा है? पृथ्वी की ओर जाने का प्रयास कर रहा है। अब चूंकि पृथ्वी अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है इसीलिए पृथ्वी पर भी क्या होता है? संवेग उत्पन्न हो जाता है। पृथ्वी पर भी उतना ही संवेग उत्पन्न होता है जितना वस्तु ऊपर से आ रहा है, तो उस पर जितना संवेग उत्पन्न होता है उतना ही। कहने का अर्थ ये हुआ
कि वस्तु पर भी उतना ही संवेग उत्पन्न होता है और पृथ्वी में भी उतना ही संवेग उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप दोनों का संवेग नियत हो जाता है और नियत होने के कारण उनका संवेग क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल से इनको यदि हम समझे तो तीसरा एग्जांपल है गेंदों का संवेग टक्कर। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास दो गेंद हैं और दोनों गेंदों का संवेग आपस में बराबर है। ठीक है, दोनों गेंदों को आप समान संवेग से क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं। समान संवेग से दो गेंदों को आपस में टकराते हैं। टकराने के फलस्वरूप उनका क्या होगा, गेंद जो है टकराने के फलस्वरूप वहां रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का जो संवेग है वो शून्य हो जाएगा। शून्य होने के फलस्वरूप नियत होता है, शून्य अर्थात नियत हो जाएगा। तो जब दोनों गेंदों का संवेग नियत हो जाएगा तो नियत होने के फलस्वरूप फिर क्या होगा, उनका संवेग संरक्षित हो जाएगा। इस प्रकार से हमें 3 उदाहरण के साथ संवेग संरक्षण के नियम को प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके पश्चात आता है टॉपिक बल का। बल क्या होता है? तो बल के बारे में पिछले क्लास में भी बता चुका था और इस क्लास में भी बता देता हूँ, क्योंकि अभी हम उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए बल क्या होता है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन, और उसका गुरुत्वीय मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम भार। याद रखिएगा तीनों मात्रक को, एसआई मात्रक न्यूटन, सीजीएस मात्रक डाइन, जबकि गुरुत्वीय मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम भार होता है। यहाँ एक एक को देख लीजिए, एसआई मात्रक न्यूटन, सीजीएस मात्रक डाइन और गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम भार होता है। ठीक है, और यदि हम इन तीनों में आपस में संबंध देखें तो संबंध किस प्रकार से देखने को मिलता है कि 1 न्यूटन का जो मान है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है, जबकि 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। इस प्रकार से इन तीनों में आपस में संबंध देखने को भी मिलता है। यह हो गया बल। अब उसके बाद उसके क्या देखें, प्रकार को देखें तो बल के प्रकार में हमें देखने को मिलता है कि मूलतः बल के 4 प्रकार होते हैं और विश्व में जितने भी बल हैं इन्हीं चारों प्रकारों के अंतर्गत वो इंक्लूड हो चुके हैं। ठीक है, तो हम यदि इन 4 बलों को पढ़ें तो हम समस्त बलों को इसके अंतर्गत पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इन चारों बलों को। 4 बल कौन कौन से? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल या क्षीण बल तथा प्रबल बल। ठीक है, तो पहला बल आता है गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, देखिए आपको बताना चाहूँगा गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। वैसे भी आप पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा। आप लोग दैनिक जीवन में देखते भी हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कई उदाहरण कि पेड़ से क्या होता है, फल टूट कर गिरता है कहाँ, जमीन के ओर। क्यों गिरता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये सब आप लोग जान रहे हैं, फिर भी बताना चाहूंगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि किन्हीं भी 2 पिंडों या 2 कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, किन्हीं भी 2 पिंडों या कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, और अगर हम इसके उदाहरण के साथ समझें कि कैसे में, तो मैं इसको उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके पास कोई 2 पिंड हैं जिनका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। दोनों पिंडों का द्रव्यमान 1-1 किलोग्राम है और उनको 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, 2 पिंडों का द्रव्यमान 1-1 किलोग्राम है जिनको 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तब उस कंडीशन पर उस पर 6.67 × 10⁻11 क्या होगा, न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, यदि 2 पिंड जिनकी दूरी 1 मीटर है और जिनका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, अगर उनको आपस में 1 मीटर की दूरी पर रखे तो क्या होता है, उस कंडीशन पर उस पर 6 × 6 × 10⁻11 न्यूटन का बल लगता है। ठीक है, किंतु यह बल इनके द्रव्यमान की अपेक्षा क्या है, बहुत कम है। इस पर मतलब बल जो है इन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। परंतु अगर हम 1-1 किलो द्रव्यमान की अपेक्षा क्या करें, कोई खगोलीय पिंड को रखें, 1-1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तु की जगह पर हम किसी खगोलीय पिंड को रखें, उस कंडीशन पर 6 × 6 जो 10⁻11.11 न्यूटन है, वो बल क्या करेगा, इन पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और इफेक्टिव होने के फलस्वरूप क्या होगा, ये जो खगोलीय पिंड हैं वो सेंटर के चारों तरफ रोटेशन करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? रोटेशन करने लगेंगे। क्यों? 6 × 6 7 × 10⁻11 न्यूटन बल के कारण। और यही क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, और इसका उदाहरण क्या है, जीता जागता उदाहरण आप लोग देख ही रहे हैं प्रतिदिन। क्या? चंद्रमा पृथ्वी का क्या कर रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का रोटेशन कर रहा है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर रोटेशन कर रही है। ये किसके अंतर्गत आता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत। दूसरा देखने को मिलता है हमें विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल को 2 भागों में बांटा गया है, स्थिर विद्युत बल और दूसरा होता है कौन सा, चुंबकीय बल। तो पहले एक एक को देखते हैं। स्थिर विद्युत बल क्या होता है? स्थिर विद्युत बल अर्थात किन्हीं भी 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। माना कि 2 बिंदु आवेश कौन कौन से हैं, Q1 और Q2, जिनकी बीच की दूरी r है। उस कंडीशन पर इस पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल क्या होगा, तो स्थिर विद्युत बल इस पर होगा 1/r
1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4πε0 मल्टीप्लाई Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, जहाँ ε0 माध्यम की विद्युतशीलता है। क्या है ε0? माध्यम की विद्युतशीलता। यहाँ देखिए ये स्थिर विद्युत बल के बारे में हो गया। दूसरा यदि हम देखें चुंबकीय बल के बारे में, चुंबकीय बल क्या होता है? तो चुंबकीय बल भी स्थिर विद्युत बल की बात ही होता है। इस पर क्या होता है कि यदि कोई दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? चुंबकीय बल कहलाता है। कोई भी दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। और इस पर माना कि दो चुंबकीय ध्रुव कौन कौन से हैं? M1 व M2 प्रबलता के दो चुंबकीय ध्रुव हैं जिनकी बीच की दूरी r है। तब इस कंडीशन पर इस पर उत्पन्न होने वाला बल होगा 1/4π म्यू इंटू M1 इंटू M2 अपान आर स्क्वायर, जहां जो म्यू है वो क्या होगा? माध्यम की चुंबकशीलता होगी। ठीक है, अब उसके पश्चात विद्युत चुंबकीय बल देखें तो क्या होगा? स्थिर विद्युत बल और चुंबकीय बल के कारण विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। और विद्युत चुंबकीय बल का जो कार्य है वो फोटान नामक कण के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? फोटान नामक कण के थ्रू विद्युत चुंबकीय बल का कार्य होता है। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻38 गुना शक्तिशाली होता है। कितना शक्तिशाली होता है? विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻38 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं दुर्बल बल या क्षीण बल। दुर्बल बल या क्षीण बल किसे कहते हैं? तो दुर्बल बल या क्षीण बल जो इलेक्ट्रॉन एवं एंटी न्यूट्रिनो के मध्य क्रिया करता है, कार्य करता है। ठीक है, जो क्रिया दर्शाता है किनके मध्य? इलेक्ट्रॉन एवं एंटी न्यूट्रिनो के मध्य। अब इनको दुर्बल बल क्यों कहते हैं, क्षीण बल क्यों कहते हैं? क्योंकि इन बलों का जो परिमाण होता है वो प्रबल बलों की अपेक्षा 10⁻13 क्या होता है? कम होता है, मतलब सॉरी ज्यादा होता है। -13 ज्यादा होता है, जो कि अगर देखें हम बल की तुलना में तो बहुत कम है। ठीक है, 10⁻13 बोल रहा हूँ, +13 नहीं बोल रहा हूँ। 10⁻13 जो परिमाण है दुर्बल बल का वो प्रबल बल की अपेक्षा ज्यादा होता है। अर्थात जो अगर बल देखें तो प्रबल बल का ज्यादा हो रहा है और दुर्बल बल का परिमाण बहुत ही कम हो रहा है, 10⁻13। इसीलिए इनको दुर्बल बल कहा जाता है। ठीक है, चौथा देखने को मिलता है प्रबल बल। प्रबल बल क्या होता है? तो प्रबल बल के बारे में यदि हम आपके साथ चर्चा करें तो प्रबल बल क्या होता है? प्रोटॉन आप नाभिक के बारे में पढ़े ही होंगे। नाभिक के अंदर में प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में पास में रहते हैं। ऐसा क्यों? दो प्रोटॉन या तो पास में रहेंगे या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में पास में रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा प्रबल बल, जो शक्तिशाली प्रबल बल रहता है उसके कारण में प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में पास में रहते हैं। ठीक है, और प्रबल बल के बारे में और हमें जानकारी प्राप्त होती है कि प्रबल बल का जो आकर्षण बल होता है वो किसके अपेक्षा? विद्युत चुंबकीय बल के प्रतिकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है। प्रबल बल का आकर्षण बल विद्युत चुंबकीय बल की प्रतिकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है। यह जानकारी प्राप्त होती है प्रबल बल के बारे में। और इनके कणों का आवेश क्या नहीं होता है? डिपेंडेबल नहीं होता है। इनके कणों का आवेश डिपेंडेबल नहीं होता है। इस प्रकार से हमें आज के टॉपिक में हमने आपको चर्चा करके बता दिया। इस पर किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करें, और अच्छा नहीं लगा हो तो पर भी कमेंट करें कि आप इनको थोड़ा सा और सुधार कर बताइए, करके हम आपको और सुधार कर और अच्छी तरह से समझा सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू।